नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अब अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी क्रम में सीएम धामी ने पश्चिम बंगाल में हुगली में रोड शो किया। हुगली से बीजेपी प्रत्याशी लोकेट चटर्जी की नामांकन रैली में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और बीजेपी के लिए वोट देने की भी अपील की। आज लोकेट चटर्जी का आज इनका नामांकन था। नामांकन में आज हुजूम है, माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग सब चिलचिलाती गर्मी में इतने टेम्परेचर में 10 किलोमीटर का लंबा रोड शो चल रहा है और इसमें जिस प्रकार से लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, इस बार बंगाल में बहुत बड़ी जीत होने वाली। लोकेट चटर्जी पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार दुगने वोटों से जीतेंगी। ऐतिहासिक यहाँ पर मार्जिन होगा, ऐतिहासिक जीत होगी। 35 से अधिक सीटें इस बार बंगाल की जीतेंगे। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरा बंगाल एक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बरेली में जनसभा की। उन्होंने बीजेपी से बरेली प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार के समर्थन में लोगों से वोट देने की अपील की। बता दें, उत्तराखंड सीएम की बरेली में ये पहली जनसभा थी जहां उन्होंने पीएम मोदी और राज्य सरकार के विकास कार्यों का जिक्र भी किया। उसकी प्रतिमूर्ति किसी में दिखाई देती है तो छत्रपाल जी में दिखाई देती है। भाइयों बहनों, आज मैं इन्हीं के लिए आप सबके बीच में आपका समर्थन मांगने के लिए आया हूं, आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं और आपका एक एक वोट, आपका दबाया हुआ एक एक कमल का बटन सीधे सीधे जहां छत्रपाल जी को आपका वोट मिलेगा, वहीं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के हाथों को भी मजबूती प्रदान करेगा, उनको ताकत देने का काम करेगा, ऊर्जा देने का काम करेगा। इसलिए आप सभी लोग आगामी 7 मई को, अभी जतिन प्रसाद जी बोल रहे थे, चाहे जितनी गर्मी हो, देखिए गर्मी में कई बार आप लोग तो वोट देने जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहले किसी दूसरी पार्टी को वोट देते थे, वो अब नाउम्मीद हो चुके हैं, इसलिए वोट देने नहीं आते। तो हमसे पत्रकार बंधु, हमारे मीडिया के लोग कहते हैं कि मतदान कम हो गया। तो भाइयों बहनों, ये बात बरेली लोकसभा से नहीं आनी चाहिए कि यहाँ मतदान कम हुआ। ये बात आएगी तो नहीं, जोर से बोलिए। हमारी मातृशक्ति जिनके लिए अभी अरुण जी बोल रहे थे ना यहाँ से कि उत्तराखंड में वो काम हुआ है, पूरे देश में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से आधी आबादी माने हमारी महिलाएं, मातृशक्ति, आधी आबादी का पूरा कानून लाने की शुरुआत कहीं से हुई है, यूसीसी के रूप में। तो आपके पैतृक और आपके पूर्वजों की धरती उत्तराखंड से हुई है और ये गौरव केवल अकेले पुष्कर सिंह धामी को प्राप्त नहीं है कि मैं मुख्य सेवक हूं उत्तराखंड का, कि ये गौरव केवल मुझे प्राप्त हुआ है। ये गौरव हर एक उत्तराखंडी को प्राप्त हुआ है जो उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आज पूरे देश के अंदर एक ही बात की चर्चा हो रही है। जैसे हर जगह पहले चर्चा होती थी कि कौन सी सरकार बनेगी, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। इस बार के चुनाव में ये चर्चा का विषय नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। सबको पता है और सब जगह चर्चा है कि मोदी जी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की ही सरकार बनेगी। तो भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में जो संकल्प उत्तराखंड की जनता ने इस बार हमको आशीर्वाद देके पूरा करवाया, हमने जो यूसीसी का विधेयक हम लेकर आए, हम उत्तराखंड के विधानसभा के चुनाव में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने गए और हमने कहा कि अगर नई सरकार बनती है तो नई सरकार का सबसे पहला काम होगा कि देवभूमि के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी वर्ग का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, किसी जाति का होगा, सबके लिए हम एक समान कानून लाएंगे। और उसके पीछे हमने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड है, जहां 4 धाम है, आदि कैलाश है, हर एक स्थान देवों से आच्छादित है। हर एक घर से
कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में अपनी सेवाएं देश के किसी न किसी कोने में दे रहा है। जहां बद्रीनाथ जी भी हैं, केदारनाथ जी भी हैं, जहां मां गंगा भी जहां से निकलती है, यमुना भी जहां से निकलती है, आदि कैलाश जहां है, काली गंगा भी है, सरयू भी है, शारदा भी है, सरस्वती भी है, रामगंगा भी है। अनेक अनेक नदियां जिस देवभूमि से निकलती हैं, उस देवभूमि में सबके लिए एक समान कानून होगा। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया और हमने चुनाव में जो मोदी जी की गारंटी देश भर में सारी गारंटियां पूरी हो रही हैं। अभी यहां से जतिन जी बोल रहे थे, अरुण जी बोल रहे थे, कपिल देव जी बोल रहे थे और आपके मेयर तो डमरू बजा रहे थे। यहां से उनका डमरू बज रहा था जब बोल रहे थे। तो सारी गारंटियां मोदी जी की पूरी हुई। उत्तराखंड के अंदर ये यूसीसी वाली मोदी जी की गारंटी देश आजादी के बाद हिंदुस्तान के किसी राज्य में सबसे पहले पूरी हुई है, तो देवभूमि उत्तराखंड में हुई है। बीजेपी ने निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हर निकाय में प्रत्याशी चयन के लिए प्रभारी नियुक्त कर 2 से 3 नामों का पैनल बनाने का निर्णय भी लिया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस बात की जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि हर निकाय में प्रत्याशियों का पैनल बनाने के लिए जल्द प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे, जो जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष और संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा के बाद 2 से 3 नाम प्रदेश नेतृत्व को भेजेंगे। भट्ट ने बताया कि पार्टी की प्राथमिकता फिलहाल ज़्यादा से ज़्यादा वोटरों को निकाय की मतदाता सूची में जोड़ने की है। इसकी जिम्मेदारी पार्टी के स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ को दी गई है। देखिए, निकाय चुनाव के लिए हमने अपनी कार्यक्रम की श्रृंखला में तैयार कर दी है। अभी मतदाता बने, इसके लिए हमने अपने कार्यकर्ताओं की टीम, जो हमारा स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ है, उसको इस काम में लगाया है कि बड़ी संख्या में मतदाता बनने तो छूट भी गए हैं और कुछ प्रकरण ऐसे आ रहे हैं कि लोकसभा के अंदर 18,000 वोट और नगर पालिका में 36,000 वोट। तो ये सब हमारे लिए सोचने विषय है। इन सब विषयों पर हमने एक कमेटी बनाई है। कल उस कमेटी की भी घोषणा हम लोग करेंगे। प्रत्येक नगर निगम के लिए भी हम लोग अपने प्रभारी नियुक्त करेंगे। हमारे जो नगर पालिका उसके प्रभारी नियुक्त करेंगे। एक बार जाएंगे, सब चर्चा वार्ता। प्रदेश में वन अग्नि लगातार विकराल रूप ले रही है। अभी तक प्रदेश में गढ़वाल से लेकर कुमाऊं मंडल तक हजारों हेक्टेयर जंगल खाक हो चुके हैं, जिसको लेकर कांग्रेस ने प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक करोड़ों रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई है, लेकिन प्रदेश सरकार अपनी नींद से अभी तक नहीं जाग रही है। उन्होंने सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि समय रहते जंगलों की आग को लेकर पहले से कसरत क्यों नहीं की गई। शिषपाल बिष्ट ने कहा कि सरकार आपदा प्रबंधन की बात करती है, लेकिन जब आपदा प्रबंधन की जरूरत पड़ती है तो व्यवस्थाएं लाचार साबित हो जाती हैं। उत्तराखंड के 600 से ज़्यादा जंगल एक महीने से ज़्यादा समय हो गया है कि धधक रहे हैं, जल करके स्वाहा हो गए हैं। अरबों खरबों रुपए की जो है पब्लिक की संपत्ति जो है बर्बाद हो चुकी है और मुख्यमंत्री जी की जो है कुंभकर्णी निंद्रा अब जाकर के टूट रही है। वन मंत्री कहाँ थे भाई? उनकी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? वन विभाग नाम की कोई चीज़ इस उत्तराखंड में है कि नहीं? शासन प्रशासन नाम की चीज़ है कि नहीं? कोई भी अपनी जिम्मेदारी को निभाना नहीं चाह रहा है। जब पर्यावरण को इतना बड़ा नुकसान हो गया है, वन्य जीव जंतुओं को इतना बड़ा नुकसान हो चुका है, पूरे देश का पर्यावरण जो है उत्तराखंड के भरोसे है, और फिर अगर यहाँ इतनी लापरवाही हो रही है तो ये बिल्कुल जो है गैर जिम्मेदाराना। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। आज उत्तराखंड बोर्ड का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें प्रदेश में प्रथम स्थान पर छात्राओं ने बाजी मारी है। अगर 10वीं कक्षा की बात की जाए तो JBS GIC गंगोली हाट पिथौरागढ़ की छात्रा प्रियांशी रावत ने 500 में से 500 अंक प्राप्त किए हैं और साथ ही श्रेष्ठ सूची में उनको ये नाम भी उनका दर्ज किया गया है। और इंटरमीडिएट में प्रदेश की श्रेष्ठ सूची में अल्मोड़ा के पीयूष खोलिया और हल्द्वानी की कंचन जोशी का नाम भी शामिल हुआ है। हाई स्कूल में परीक्षा फल 89.14 रहा। इसमें बालकों का उत्तर प्रतिशत 85.59 और बालिकाओं का उत्तर प्रतिशत 92.54 रहा। इस बार उत्तराखंड बोर्ड में 10वीं
में 1,16,823 और 12वीं में 94,914 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। रामनगर नैनीताल द्वारा आयोजित हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 एवं परीक्षाफल सुधार परीक्षा द्वितीय वर्ष 2023 का परीक्षाफल घोषित किया गया। हाई स्कूल परीक्षा 2024 में पंजीकृत परीक्षार्थियों की संख्या 1,15,666 थी। हाई स्कूल परीक्षा 2024 में 1,12,377 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए, जिसमें से 1,179 परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित हुए। कुल हाई स्कूल का परीक्षाफल 89.14% रहा, जिसमें बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत 85.59 तथा बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 92.54 रहा। प्रदेश की हाई स्कूल की संयुक्त श्रेष्ठता सूची में JBS GIC गंगोलीहाट पिथौरागढ़ की छात्रा प्रियांशी रावत ने हाई स्कूल परीक्षा में 500 में से 500 अंक प्राप्त करके सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। और संवाददाता सलीम अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। सलीम, बच्चों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी किया है इस दौरान, क्या कुछ रहा और रिजल्ट क्योंकि इस बार का काफ़ी अच्छा रहा है बच्चों का? लेकिन सर मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड बोर्ड ने आज अपना रिजल्ट जो है घोषित कर दिया 10वीं और 12वीं का। और अगर 10वीं और 12वीं की अगर हम बात करें तो उसमें टोटल विद्यार्थी इसमें बैठे थे वो 2,01,737 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, जिसमें 10वीं में 1,16,823 और जबकि इंटर में 94,914 बच्चों ने बोर्ड का एग्जाम दिया था। और इसी परीक्षा में 156 संवेदनशील और 6 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र भी बनाए गए थे। वहीं जो है परीक्षा की अगर हम बात करें तो बालिकाओं ने फिर अपना एक बार दमखम दिखाया है और उन्होंने साबित कर दिया है कि बालिकाएं जो है कहीं भी लड़कों से पीछे नहीं है और उन्होंने उत्तराखंड में इस बार फिर बाजी मारी है। अगर हम परीक्षा फल की अगर हम बात करें तो जो टोटल परीक्षा फल आया है हाई स्कूल की अगर हम बात करेंगे तो 89.14 रहा और बालिकाओं का जो उत्तीर्ण प्रतिशत है वो टोटल 92.45 रहा है। और अगर इंटर की हम बात करेंगे तो इंटर में जो है जो टोटल विद्यार्थी हैं उसमें से जो अपने छात्र प्रियांशी रावत जो है उन्होंने 500 में से 500 अंक प्राप्त किए हैं। ये गंगोलीहाट की पिथौरागढ़ की छात्रा है। वहीं जो दूसरे नंबर पे इंटर की अगर हम बात करेंगे तो जो श्रेष्ठ सूची में जो नाम दर्ज हुए हैं अल्मोड़ा के पीयूष खगोलिया और हल्द्वानी की कंचन जोशी ने अपना नाम दर्ज करवाया। जी बिल्कुल सलीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रुद्रप्रयाग पुलिस ने महिला हत्याकांड का खुलासा करते हुए हत्या आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बता दें कि बीते 25 अप्रैल को गुप्तकाशी क्षेत्र के देवर गांव की एक महिला जंगल में घास लेने गई थी, जहां से परिजनों को उसका शव मिला था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी महिला को पसंद करता था और महिला को जंगल में अकेला देखकर वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगा, जहां महिला ने इसका विरोध भी किया, जिसके बाद उसने उसके सर पर पत्थर से वार कर दिया, जिस वजह से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जंगल में किसी महिला का शव मिला हुआ है। जब हमारी गुप्तकाशी थाने की टीम जो है वहाँ पे पहुँची, उनका विधिवत जो है पंचनामा और पंचायतनामा जो है वो किया गया। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भी भेज दी गई। इसमें हमने पाया कि जो महिला थी उसके ऊपर काफ़ी वार किए हुए थे, इसलिए ये हमें संदिग्ध लगा और इसमें हमने जांच पड़ताल जो है वो शुरू की थी। जब ये जांच पड़ताल शुरू की तो हमारे जो सूत्रों द्वारा बताया गया कि एक कोई महावीर नाम का व्यक्ति जो है उसको उसकी इसमें संदिग्धता है, तो उस पर हमने जब काम करना स्टार्ट किया तो उस व्यक्ति ने अपने घटनाक्रम का जो है हमें खुलासा भी किया है और साथ साथ उसने जिस हथियार से उसका महिला पे वार किए थे, जो पत्थर है उसको भी उसकी भी बरामद की हुई है और साथ साथ उसके जो कपड़े थे जिस पे ये खून के दाग थे वो भी पुलिस ने बरामद किए। चारधाम यात्रा शुरू होने में कुछ ही वक्त बचा है। रोजाना हजारों की संख्या में लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, जिसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने ऑफलाइन पंजीकरण के लिए सीमित संख्या तय कर दी है, जिससे व्यापारी वर्ग खुश नहीं है।
10 मई से उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है, लेकिन उससे पहले सरकार के फैसले का विरोध शुरू हो गया है। होटल कारोबारियों में बीजेपी सरकार के निर्णय को लेकर काफी आक्रोश है, लिहाजा कारोबारियों ने प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी से फैसला वापस लेने की गुहार लगाई है। खुला है और कोविड की समय हम जब बात करते हैं तो सभी जगह कोविड के दौरान जो है जब कोविड शांत हो गया था तो कोविड में सभी जगह मंदिरों के और मॉन्यूमेंट्स के कपाट मतलब सबके द्वार खुल गए थे, लेकिन सिर्फ उस टाइम जो है इन्हीं सरकार के द्वारा इन्हीं जो हमारे जो माता जो इसमें अधिकारीगण हैं उन्होंने किसी दिव्य दृष्टि से किसी ऐसा जो सोचा कि भाई चार धाम में उन्होंने उसके बाद इसको बावजूद बंद रखा। तो इस तरह से कुठाराघात करना और फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी इन्होंने ऐसे किया कि संख्या निर्धारण करने के पश्चात जब लोग हजूम यहाँ पे हरिद्वार में ऋषिकेश में जब आ गया था कपाट खोलने के एक दिन पहले, तो इनको विवश होकर के खोलना पड़ा, जबकि पीओ से जब इनको ऑर्डर आया। तो इसलिए इस तरह की जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं से हमारे पर्यटन प्रदेश को अतिथि देवो भव का जो हमारा भाव है उसमें कहीं ना कहीं से कुठाराघात है और कहीं ना कहीं से उनके ये विरुद्ध है जो हमारी सनातन धर्म की संस्कृति है उसमें जो मां गंगा मैया। अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो आपने कहा था कि हम ये अपने जो होटल है बंद क्या कुछ चारों धाम के जितने भी होटल व्यवसायी हैं जो भी पर्यटन व्यवसायी हैं विवश होकर के जिस दिन कपाट खुलेंगे उस दिन से हमने अपने कपाट बंद कर देंगे। दरअसल चारधाम यात्रा की धारणा क्षमता और श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन पंजीकरण के लिए सीमित संख्या तय कर दी है। इसके आधार पर मई महीने में यात्रा करने के लिए पंजीकरण फुल हो चुके हैं। पर्यटन विभाग के अनुसार 10 से 31 मई तक की यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण फुल हो चुके हैं, लिहाजा यात्रा पर आने के लिए श्रद्धालुओं को जून महीने में पंजीकरण की तिथि उपलब्ध है। सब ठीक ही था, लेकिन अभी कुछ दिन में देखने में आया कुछ ही समय बाद कि उसमें जो स्लॉट्स हैं यमुनोत्री के गंगोत्री के वो फुल होने शुरू हो गए हैं। तो ये संख्या का निर्धारण हुआ, ये किसी भी पूर्व सूचना के बिना हुआ, ना तो स्टेक होल्डर्स को इसके बारे में जानकारी थी, ना ही किसी मीडिया फ्रंट पे इसके बारे में कोई जानकारी थी। तो स्लॉट फुल होने से जो दिक्कत ये आ रही है कि जो चारधाम यात्रा पे जाना चाहते हैं वो चारों धाम पर जाएंगे, यमुनोत्री भी जाएंगे, गंगोत्री भी जाएंगे, केदारनाथ जी भी जाएंगे, श्री बद्रीनाथ जी भी जाएंगे। लेकिन अगर यमुनोत्री और गंगोत्री के स्लॉट ऑलरेडी फुल हैं तो आदमी अपनी चारधाम यात्रा को कैसे प्लान करेगा, कैसे अपनी चारधाम यात्रा को पूर्ण कर पाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं, ये पिछले साल भी नंबर निर्धारण की व्यवस्था को लगाया गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद इसको तुरंत प्रभाव से हटा दिया गया था। तो हमारा पुनः उनसे अनुरोध है कि ये जो नंबर लिमिटेशंस आपने चारधाम यात्रा पर लगाए इसको तुरंत प्रभाव से हटाने की कृपा करें। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए यमुनोत्री धाम में प्रतिदिन 9,000 यात्री, गंगोत्री में 11,000, केदारनाथ में 18,000 और बद्रीनाथ धाम में 20,000 यात्रियों की संख्या तय की गई है, जिसमें ऑफलाइन पंजीकरण करने वाले श्रद्धालु शामिल नहीं हैं। कहा गया है कि धामों में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को घंटों लाइन में खड़ा न रहना पड़े, इसके लिए स्टॉल और टोकन की व्यवस्था बेहतर ढंग से लागू की जाएगी। धाम में पहुंचने पर श्रद्धालुओं को दर्शन करने का समय दिया जाएगा। मौजूदा वक्त में स्थिति यह है कि केदारनाथ हेली सेवा की बुकिंग के लिए महामारी है। मौजूदा वक्त में स्थिति यह है, मई और जून के महीने में हेली सेवा की बुकिंग फुल हो चुकी है, जबकि सितंबर के लिए 85% और अक्टूबर के लिए 35% टिकटों की बुकिंग हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी तमाम जितने भी हमारे यात्री यहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि लाखों की तादाद में अभी तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हुए सरकार बिल्कुल वो काम करने जा रही है जिसमें कि किसी भी यात्री को कोई परेशानी आने वाले समय में ना हो। बिजली से लेके, पानी से लेके, तमाम स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर के तमाम वो चीज़ें दुरुस्त करने में सरकार इस समय अपनी अग्रिम भूमिका निभाने का काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जितने अधिकारी उनको दिशा निर्देश दिए हैं कि जितने भी आने वाले हमारे यात्री होंगे सभी का पूरा ख्याल रखा जाए और तमाम रास्तों में उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखा जाए। तो मुझे लगता है कि लाखों की तादाद में जब यात्री यहाँ आएगा तो एक पॉजिटिव और एक सकारात्मकता की सोच के साथ में अपने प्रदेश में जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर ये धर्म स्थली है और इस धर्म स्थली में पूरे देश से नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ यात्रा करने के लिए आते हैं। बाबा केदारनाथ और बद्री धाम में पहुँचकर यहाँ पर सब लोग अपने आप को कृतार्थ महसूस करते हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी यात्राएं भी सफल हो और तमाम जो सुख सुविधाएं सरकार की तरफ से वो उनको मिलनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए सरकार की पहल ये बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि अगर हम लोग रजिस्ट्रेशन नियंत्रित व्यवस्था में नहीं करेंगे तो बहुत तादाद में यात्री यहाँ पर पहुँचेगा और अव्यवस्थाएं फैलने का अंदेशा बना रहता है। तो उसी को नियंत्रित करने के लिए सरकार अपनी तरफ से ये अच्छी पहल कर रही है कि पर डे के हिसाब से जितने भी हमारे रजिस्ट्रेशन हो वो उसके साथ साथ यात्रियों की जो सुविधाएं उनको भी ध्यान में रखा जाए और इसीलिए शायद नियंत्रित किया जा रहा है हमारी जितनी भी रजिस्ट्रेशनों के लिए।
उत्तराखंड सरकार के मुताबिक अब तक 16 लाख से अधिक श्रद्धालुओं का पंजीकरण हो चुका है। इस बार 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है, लेकिन केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा करने के लिए श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। इसकी तस्दीक यात्रा पंजीकरण और केदारनाथ हेली सेवा की बुकिंग के आंकड़े कर रहे हैं। इधर व्यवस्थाओं को लेकर विपक्ष सरकार पर भी हमलावर है। चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालु लगातार ऑनलाइन पंजीकरण करा रहे हैं। अब सरकार ने जो है पंजीकरण को सीमित संख्या में कराने का निर्णय लिया है। इससे सीधे सीधे उत्तराखंड के रोजगार पर जो है असर पड़ेगा, क्योंकि चारधाम यात्रा उत्तराखंड के अर्थव्यवस्था की जो है मुख्य लाइफ लाइन है। सरकार को इसे समझना होगा। हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार कभी गंभीर रही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तीर्थयात्रियों के रहने की क्या व्यवस्था होगी, पार्किंग की क्या व्यवस्था होगी, दर्शनों की क्या व्यवस्था होगी, ट्रांसपोर्ट की क्या व्यवस्था होगी, शौचालयों की क्या व्यवस्था होगी, इसको लेकर के समुचित जो है कदम सरकार कभी उठाती नहीं। स्वास्थ्य सेवाओं का लगातार वहाँ पर अभाव रहता है। 21-22 में 22-23 में रिकॉर्ड तीर्थयात्रियों की मौतें हुई हैं। सरकार पिछले अनुभवों से सबक लेकर के समय रहते नहीं जागती है, क्योंकि पर्यटन मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जो इसके लिए जिम्मेदार हैं वो लगातार प्रवासी बने हुए हैं, दिल्ली दरबार की परिक्रमा में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री भी लगातार दिल्ली दरबार की परिक्रमा में व्यस्त रहते हैं। जब समय रहता तब जो है आप समीक्षा नहीं करते हैं, कार्यों की व्यवस्थाओं में सुधार नहीं करते हैं। इसी का असर जो है चारधाम यात्रा में जो है अव्यवस्थाओं के रूप में देखने में आता है। अब पंजीकरण सीमित करने से चारधाम मार्ग की ये यात्रा की जो है व्यवस्थाएं नहीं सुधरेंगी। सरकार को समय रहते जागना होगा और अपनी नाकामी को इस तरीके से पंजीकरण कम करके नहीं छुपा सकती। उत्तराखंड की जनता और तीर्थयात्री सरकार की नाकामी को भली भांति समझ रहे हैं। 2023 के चारधाम यात्रा में पुराने सारे रिकॉर्ड टूट गए थे। 2023 में 56 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री चारधाम यात्रा में शामिल हुए थे। सरकार का दावा है कि इस बार 2023 से भी ज्यादा यात्री उत्तराखंड आएंगे। तीर्थयात्रियों को दिक्कत न हो, इसलिए सरकार ने संख्या तय कर दी है। लेकिन सरकार के फैसले का छोटे बड़े कारोबारी इसका विरोध कर रहे हैं। देखना होगा कि क्या कारोबारियों की मांगों पर सरकार विचार करती है या नहीं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का जल्द ही शुरुआत होने जा रहा है और ऐसे में तमाम तैयारियां भी राज्य सरकार करती हुई नजर आ रही है। राज्य सरकार ने साफ तौर पर तैयारियां तेज कर दी हैं ताकि जब यात्री यहां पर पहुंचे तो उनको सुख सुविधाएं भी मिल सके। ऐसे में बिजली विभाग से लेकर के तमाम जो विभाग है वो अपनी तत्परता दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और PWD भी सड़कें ठीक कराने में लगा हुआ है। तो वहीं कहा जा सकता है कि अब क्योंकि बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचेंगे, 55 लाख पिछले बार भी तीर्थयात्री पहुंचे थे और इस बार कयास लगाया जा रहा है कि ये आंकड़ा बढ़ने के साथ ही 60 लाख के पार पहुंच सकता है। तो इस बार रजिस्ट्रेशन भी ताबड़तोड़ हो रहे हैं। लगातार एक दिन में कई लाख रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और ऐसे में ये 16 लाख से ज़्यादा का आंकड़ा भी पहुंच गया है रजिस्ट्रेशन का। अब सरकार इसको व्यवस्थित करने के लिए सरकार ने ये कहा है कि अब एक दिन में पर डे में जो रजिस्ट्रेशन की संख्या है उसको स्थिर किया जाए ताकि जो मारामारी है रजिस्ट्रेशन के लिए वो ना हो। ऐसे में बद्रीनाथ धाम में 20,000 यात्री पर डे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे, केदारनाथ में 18,000, तो वहीं यमुनोत्री गंगोत्री में 8,000 और 10,000 यात्री रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इसलिए सरकार की ये पहल है ताकि व्यवस्थित सुविधाएं मिल सकें और साथ ही जो लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उनका डाटा भी सरकार के पास तक पहुंच सके। सरकार की पूरी मंशा है कि इस बार की चारधाम यात्रा बिल्कुल व्यवस्थित रहे, किसी तरह की कोई परेशानी उसमें ना हो। इसके लिए राज्य सरकार पहल कर रही है और तमाम अधिकारी भी केदारनाथ बद्रीनाथ में निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर वो स्थिति का जायजा भी ले रहे हैं कि जब यात्री यहां पर पहुंचेंगे तो उनको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।